अब नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी वो कारण जो ट्रांसपिरेशन के रेट को प्रभावित करते हैं, या तो ट्रांसपिरेशन के रेट को बढ़ा देते हैं या ट्रांसपिरेशन के रेट को घटा देते हैं। फैक्टर्स की कैटेगरी में हम लोग सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर की बात करेंगे, यानी ऐसे फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं और वो ट्रांसपिरेशन के रेट को प्रभावित करते हैं। इसीलिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम एनवायरमेंटल फैक्टर भी कहते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो पढ़ेंगे वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी एनवायरनमेंट में वाटर वेपर की, या कह सकते हैं पानी जो भाप के रूप में होता है उसकी कितनी मात्रा है, इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब हम लोग देखते हैं कि बरसात के समय में जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें पानी जो है वो वाटर वेपर या भाप की शक्ल में ज़्यादा होता है। तभी बरसात के समय में आप देखिएगा कि जो एयर है वो मॉइस्ट दिखाई देती, गीली सी लगती है। तो जब एयर मॉइस्ट है, गीली है, तो कहा जाएगा ह्यूमिडिटी हाई है। और बहुत गर्मियों के दिन जब चल रहे होते हैं तो सब बिल्कुल सूखी हवा होती है। सूखी हवा का मतलब ये कि उसके अंदर जो पानी है या भाप है वो बहुत कम है, तो कहेंगे उस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम है। तो ज़्यादा और कम होने का क्या मतलब है, हमने उसको डिस्कस किया। अब हम लोग पहले बात करते हैं हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी अगर वाटर वेपर की का अमाउंट या जो भाप है उसका अमाउंट एटमॉस्फेयर में या हवा में ज़्यादा है, मतलब हवा जो है वो गीली सी है, हल्की सी मॉइस्ट है, तो इसे आप कहेंगे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, एक लीफ बना के आपको समझाते हैं। देखिए ये लीफ है, अब इसके चारों तरफ एनवायरनमेंट है और इस एनवायरनमेंट में हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यानी इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो हवा है उस हवा में पानी की मात्रा भाप की शक्ल में ज़्यादा है, तो इसे आप कहेंगे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जब पानी की मात्रा यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ वाटर पोटेंशियल बहुत लो नहीं होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर पोटेंशियल होगा यहाँ पर, क्योंकि हवा में वाटर वेपर की फॉर्म में है, इसलिए इसका एक पर्टिकुलर वाटर वेपर या वाटर पोटेंशियल होगा। लीफ के अंदर तो वाटर पोटेंशियल होता ही है, हम लोग ट्रांसपिरेशन में पढ़ चुके हैं। अब पानी मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, और इन दोनों वाटर पोटेंशियल के बीच में, यानी लीफ के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है और एनवायरनमेंट में जो वाटर पोटेंशियल है, इसके बीच में जितना ज़्यादा अंतर होगा ट्रांसपिरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। अब लीफ में तो वाटर पोटेंशियल फिक्स है, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल बहुत कम नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, और जब तक इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी हाई नहीं होगा। ये जो दो वाटर पोटेंशियल हैं, एक लीफ के अंदर एक एटमॉस्फेयर के अंदर, इनके बीच का अंतर कहलाता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो लो होगा, हाई नहीं होगा, लो होगा। तो ये हो गया लो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, लो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत लो है। अब जब ये जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो लो है, किस किस के बीच में है, कहा जाएगा बिटवीन लीफ, पत्ती के बीच में, एंड एटमॉस्फेयर। अब क्या होगा यहाँ पर, इसकी वजह से
रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तब ज़्यादा होता जब वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट भी ज़्यादा होता। तो यहाँ ट्रांसपिरेशन रेट को हम T से दिखा रहे हैं, तो ट्रांसपिरेशन रेट यहाँ पर नीचे के एरो का मतलब होता है डिक्रीज। तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो डिक्रीज करता है व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर ऑन द एनवायरनमेंट इज हाई। अगले पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो अब तो बहुत आराम से समझा जा सकता है कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी लीफ के चारों तरफ जो हवा है वो बिल्कुल सूखी हुई है, तो अगर हवा सूखी हुई है तो ये वाला जो वाटर पोटेंशियल एनवायरनमेंट है ये बहुत कम होगा, और लीफ के अंदर तो फिक्स है। तो अब इनका अंतर ज़्यादा आएगा, यानी जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है लीफ और एटमॉस्फेयर के बीच में वो हाई हो जाएगा। यानी यहाँ पर दिखाई देगा हाई वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके किसके बीच में, बिटवीन लीफ एंड एटमॉस्फेयर, लीफ एंड एटमॉस्फेयर। तो अगर ऐसा हुआ तो अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशन रेट का क्या होगा, कहते हैं ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा। अपर एरो लगाएंगे, अपर एरो का मतलब है इंक्रीजेस, टी रिप्रेजेंट ट्रांसपिरेशन रेट, अपर एरो रिप्रेजेंट इंक्रीजेस, तो ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीजेस। ये पहला फैक्टर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ट्रांसपिरेशन में दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें हम लोग, और वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, जब भी कहीं पर टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ पर जो एरियल ऑर्गन्स हैं प्लांट के, जो ऑर्गन्स हवा में लटके हुए हैं, उन ऑर्गन्स की सतह से पानी भाप की रूप में बदलकर निकल जाता है, इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो जब हाई टेम्परेचर होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। हाई टेम्परेचर में रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। तो अगर कहीं पर हाई टेम्परेचर है तो कंफर्म है कि वहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, इसका रिजल्ट आएगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। अब तीसरे फैक्टर की तरफ आते हैं हम लोग, और वो है लाइट। लाइट, अब लाइट में 3 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर हम लोग लाइट जैसे एक्सटर्नल फैक्टर का प्रभाव देखेंगे ट्रांसपिरेशन के रेट पर। अब वो 3 पैरामीटर्स क्या हैं लाइट के, पहला कहलाता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, यानी कितनी समय तक लाइट की उपस्थिति है। दूसरा कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट में कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, यानी लाइट की एनर्जी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। और तीसरा आता है इसमें क्वालिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट की क्वालिटी क्या है, उसके अंदर कौन सी वेवलेंथ है, जो लाइट डाली जा रही है वो रेड लाइट है, वो ब्लू लाइट है, और कोई लाइट है, इसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट। इन 3 के बेसिस पे हम लोग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को लाइट जैसे एक्सटर्नल फैक्टर के लिए पढ़ेंगे। हम लोग पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, ड्यूरेशन के लिए। बहुत आसान है, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा लाइट का, ट्रांसपिरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जब ऑर्गन पर लाइट पड़ती है तो वो ऑर्गन गर्म हो जाता है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी,
तो जब लाइट किसी ऑर्गन पर पड़ेगी तो उसको गर्म कर देगी, जब ऑर्गन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इवेपोरेशन बढ़ेगा और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। अब अगर ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम कर दी जाए, यानी कम समय के लिए लाइट जो है ऑर्गन्स पर डाली जाए, प्लांट ऑर्गन्स पर जो ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशन भी घट जाएगा। तो ये तो सबसे आसान वाला एस्पेक्ट है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं कि भाई इसको आप देखेंगे और बता देंगे कि इस तरह से होगा। दूसरी बात है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। इंटेंसिटी की बात की जाए तो एक्चुअल में क्या है कि लाइट इंटेंसिटी की जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि जो मून लाइट होती है, मून लाइट में बहुत कम लाइट इंटेंसिटी होती है, लेकिन क्योंकि मून लाइट स्टोमेटा को खोल देती है, इसीलिए मून लाइट में भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। खैर इस फैक्टर के लिए डिटेल में देखिए हम क्या कह रहे हैं सेकंड वाले पार्ट के लिए, कि डे टाइम में क्या होगा। सेकंड फैक्टर के लिए कह रहे हैं कि डे टाइम में क्या होगा। कहते हैं दिन के समय स्टोमेटा खुल जाते हैं, और अगर स्टोमेटा खुले तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। नाइट टाइम की बात कर लें, नाइट टाइम में स्टोमेटा जो है वो क्लोज कर जाएंगे, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। और मून लाइट की बात कर लें कि भाई नाइट टाइम डे टाइम हटाइए, आप मून लाइट में क्या होगा, क्योंकि नाइट टाइम में तो लाइट इंटेंसिटी बहुत कम है और डे टाइम में लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो मून लाइट के लिए अगर कोई पूछे तो कहते हैं मून लाइट भले ही लो लाइट इंटेंसिटी हो, लेकिन मून लाइट में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जब मून लाइट में स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे तो अल्टीमेटली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई डे टाइम और नाइट टाइम ना पूछ के मून लाइट में पूछे तो आप कहेंगे कि मून लाइट में ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, क्योंकि मून लाइट में ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। तो जहाँ जो भी फैक्टर स्टोमेटा को खोल देगा, पक्की बात है कि वहाँ पर ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं लाइट के, और वो है क्वालिटी ऑफ लाइट। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं जब ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे थे कि रेड और ब्लू दोनों लाइट स्टोमेटा को खोल देती हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि ब्लू लाइट जो है स्टोमेटा को ज़्यादा खोलती है। अब यहाँ पर देख लिया जाए कि ब्लू लाइट कितना ज़्यादा खोल लेती है रेड लाइट के कंपैरिजन में, ब्लू लाइट कितना ज़्यादा स्टोमेटा को खोल के रखती है। कहते हैं अगर मान लें कि रेड लाइट में स्टोमेटा की ओपनिंग x से रिप्रेजेंटेड है, तो ब्लू लाइट में ये हो जाएगी 10x। तो ब्लू लाइट कॉजेज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा 10 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू रेड लाइट। रेड लाइट के कंपैरिजन में ब्लू लाइट स्टोमेटा को 10 गुना ज़्यादा खोल सकता है। अब ब्लू लाइट क्यों स्टोमेटा को खोल सकता है, इसके बारे में बात की जाए तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरी पढ़ी हुई है, पोटेशियम आयन पंप थ्योरी, जिससे ट्रांसपिरेशन के फिनोमिनन में हम लोगों ने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को बताया था। तो वहाँ पे एक स्टेप था, उस स्टेप में अगर आप ध्यान दें तो स्टार्च फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ था और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था तो एक एंजाइम की मदद लगी थी, उसे कहते हैं पेप्केज। तो जो ब्लू लाइट होती है इसका मेन काम ये होता है कि ये पेप्केज एंजाइम को स्टिमुलेट कर देती है। तो जब पेप्केज एंजाइम स्टिमुलेट करेगा तो आप उस थ्योरी को देख लीजिए, सीधे पोटेशियम मैलेट बनेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। रेड लाइट पेप्केज एंजाइम को स्टिमुलेट नहीं कर सकती, इसीलिए रेड लाइट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को उतना प्रोमोट नहीं करती जितना ब्लू लाइट करती। तो ये एक्सप्लेनेशन है क्वालिटी ऑफ लाइट को लेते हुए। अब जहां पर स्टोमेटा खुलेगा वहां ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ेगा, यानी अगर ब्लू लाइट में स्टोमेटा ज़्यादा खुल रहा है तो फिर ब्लू लाइट में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा।
रेड लाइट में स्टोमेटा कम खुल रहा है तो रेड लाइट में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। तो ये हो गया क्वालिटी ऑफ लाइट। अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। अगला फैक्टर है विंड, हवा। अब यहां पे हम लोग 3 कैटेगरी में विंड को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हर कैटेगरी पे आया हुआ है। एक तो पढ़ेंगे जब विंड वेलोसिटी निल हो, यानी हवा बिल्कुल रुकी हुई है, बिल्कुल चल नहीं रही है। कभी कभार ऐसे दिन होते हैं, आपने देखा होगा उमस के दिन होते हैं जब हवा बिल्कुल चलती नहीं है, रुकी रहती है, उसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ निल विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी 0 है। तो इसको समझाने के लिए हम लोग पहले एक लीफ बना लेते हैं। ये लीफ है। अब मान लेते हैं कि इस लीफ के चारों तरफ, यहाँ लीफ के चारों तरफ ये जो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉप्स बना रहा हूँ, ये वाटर के ड्रॉप्स हैं। ये लीफ के चारों तरफ इकट्ठा हैं। अब जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होगा, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं लीफ के चारों तरफ, इनका अमाउंट बढ़ता जाएगा। और जब बढ़ता जाएगा तो लीफ और एटमॉस्फेयर के बीच में वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी ऊपर पढ़ाया आपको, यहाँ देखिए, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट घटता जाएगा। तो अगर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट घटा तो ट्रांसपिरेशन घटेगा। अब जो ये लीफ के चारों तरफ प्रेजेंट है यहाँ पर वाटर वेपर, ये यहाँ से हटेगा नहीं, क्योंकि विंड वेलोसिटी 0 है। हवा चल ही नहीं रही है। अगर हवा चल रही होती तो चलती और ये जो यहाँ पर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं इनको धक्का मारते हुए हटा देती, तो यहाँ पर पानी का अमाउंट कम हो जाता, यानी वाटर पोटेंशियल। तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाता, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाता। लेकिन क्योंकि इन ड्रॉपलेट्स को हटाने के लिए यहाँ पर विंड मौजूद ही नहीं है, यानी विंड है ही नहीं, उसकी 0 वेलोसिटी है, इसलिए निल विंड वेलोसिटी में ट्रांसपिरेशन का रेट डिक्रीज कर जाता है। निल विंड वेलोसिटी में ट्रांसपिरेशन का रेट डिक्रीज करता है। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन यहां पर है स्लो विंड वेलोसिटी। भाई हल्की फुल्की हवा चल रही है, स्लो विंड वेलोसिटी। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन है जो होती है कि अगर हल्की हवा चल रही है तो इसका फ़ायदा ही रहेगा कि जब हल्की हवा चलेगी तो वो हवा लीफ से जो वाटर बाहर आ गया, उस वाटर ड्रॉपलेट्स को ये हवा धकेलते हुए आगे की तरफ ले जाएगी और लीफ के चारों तरफ फिर ऐसी हवा आ जाएगी जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत कम होंगी। अल्टीमेटली वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन का रेट स्लो विंड वेलोसिटी में बढ़ता है। ये बात हो गई हमारी स्लो विंड वेलोसिटी की। और लास्ट वाला केस सबसे ज़्यादा पूछा गया है, उसकी बात हम लोग करते हैं यहाँ पर। लास्ट वाले केस का सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन एग्जाम में पूछा गया है। थर्ड केस को आप देखें। थर्ड केस है इसमें फास्ट विंड वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं हाई विंड वेलोसिटी। हाई विंड वेलोसिटी यानी बहुत तेज हवा बह रही है। तो जब शुरुआत में जब हवा एक बहुत तेज बह रही होती है, यानी अभी मान लेते हैं कि विंड रुकी हुई थी, फिर हल्की हवा चली तो ट्रांसपिरेशन बढ़ा, अब बहुत तेज हवा चलने लगी। तो जब शुरू में तेज हवा चलती है तो शुरू में तो ट्रांसपिरेशन रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से लीफ के चारों तरफ से वाटर ड्रॉपलेट्स को हटाया जाएगा। और जब वाटर वेपर को लीफ के चारों तरफ से बहुत तेज़ी से हटाया जाएगा तो अल्टीमेटली ऐसी हवा लीफ के चारों तरफ आ जाएगी जिसमें वाटर वेपर बहुत कम है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाएगा। तो इनिशियली तो क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा। इनिशियली ट्रांसपिरेशन रेट का क्या होगा, इंक्रीज करेगा और हाई होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि तेज़ बह रही है हवा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। अब दिक्कत क्या आएगी प्लांट को, वो देखिए। अब ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी की वजह से ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब प्लांट में से वाटर का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है।
अब पानी बहुत तेज़ी से प्लांट बॉडी से बाहर निकल रहा है वेपर की फॉर्म में, लेकिन प्लांट जो पानी सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है उसका रेट तो वही है। तो अल्टीमेटली हाई विंड वेलोसिटी में क्या होगा कि रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, या आप कह सकते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, पहले कह लीजिए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इससे असर क्या आएगा, प्लांट में पानी की कमी आ जाएगी। प्लांट में पानी की कमी कहलाती है वाटर स्ट्रेस कंडीशन, और हमें पता है कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में एक हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। उस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड, ABA। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ABA यहाँ पर क्या होगा, ABA जो है बनने लग जाएगा तेज़ी से, और हमें मालूम है कि अगर ABA बना तो ABA का असर क्या है, ABA का असर ये है कि ये पोटेशियम आयन का गार्ड सेल से ईफ्लक्स कराने लगेगा। लास्ट क्लास में हम पढ़ा चुके हैं इसको थ्योरी में। ईफ्लक्स कराएगा तेज़ी से, और जब ईफ्लक्स कराएगा तो पोटेशियम मैलेट बनेगा नहीं, गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा, और जब घटेगा तो स्टोमेटा बंद पड़ जाएंगे। स्टोमेटा बंद पड़ेंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज कर जाएगी। तो ABA के बनते क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और ऐसा हुआ तो बस ट्रांसपिरेशन का रेट डिक्रीज कर जाएगा। मतलब जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो शुरुआत में जब तेज़ हवा चल रही होती है तब तो ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, लेकिन बाद में ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाता है, बिकॉज प्लांट फेस वाटर स्ट्रेस कंडीशन। तो ये पार्ट हमारा हो गया 4th। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर की तरफ आते हैं, और वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉइल। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉइल, सॉइल के अंदर पानी कितनी मात्रा में है इस पर डिपेंड करेगा ट्रांसपिरेशन रेट। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है। अगर सॉइल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। रीज़न, जब पानी ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो प्लांट अपने लिए कुछ पानी इस्तेमाल करेगा, जो बचा हुआ पानी होता है यानी सरप्लस वाटर वो भी ज़्यादा होगा। तो जब सरप्लस वाटर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। अब पानी की मान लेते हैं अमाउंट सॉइल में कम है, तो जब अमाउंट कम है भाई तो स्ट्रेस कंडीशन हो गई, अभी ऊपर ही बताया आपको स्ट्रेस कंडीशन। अब कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा, ABA। तुरंत क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और जब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होगा तो अल्टीमेटली किसका रेट घट जाएगा, कहते हैं ट्रांसपिरेशन का रेट घट जाएगा। तो ये 5 एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी बात हम लोगों ने की। अब हम लोग आते हैं अगले फैक्टर की तरफ। सेकंड ग्रुप जो है इसका वो है इंटरनल फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर्स जो प्लांट के अंदर हैं और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स को हम प्लांट फैक्टर्स भी कहते हैं, प्लांट फैक्टर्स। आगे देखिए, इसमें पहला फैक्टर जो है वो है रूट शूट रेशियो। रूट इज टू शूट रेशियो, इसका मतलब देखिए रूट शूट रेशियो क्या होता है कि रूट का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय शूट का सरफेस एरिया, ये कहलाएगा प्लांट का रूट शूट रेशियो R/S। इसको हम R/S से डिनोट करते हैं, और इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है R/S का। आप R/S को पहले देखें। यहाँ पर अगर R/S हाई है, ये रेशियो अगर हाई है, अब ये कब हाई होगा, देखिए ये हाई तब होगा जब रूट का सरफेस एरिया शूट से ज़्यादा होगा। तो R/S हाई है तो इसका मतलब रूट का सरफेस एरिया ज़्यादा और शूट का कम। इसका मतलब रूट ज़्यादा है तो मतलब मोर वाटर एब्जॉर्प्शन। जब रूट का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो मोर वाटर एब्जॉर्प्शन है, और जब मोर वाटर एब्जॉर्प्शन है तो मोर सरप्लस वाटर है, और मोर सरप्लस वाटर है तो ट्रांसपिरेशन क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा।
आगे देखिए, अगर R अपॉन S जो है वो लो है तब क्या होगा, तो भाई सही है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, कम पानी एब्जॉर्ब होगा क्योंकि रूट का सरफेस एरिया बहुत कम है, और जब रूट का सरफेस एरिया कम है और कम पानी एब्जॉर्ब होगा, सरप्लस वाटर कम होगा, सरप्लस वाटर कम होगा तो कम लॉस कराना पड़ेगा, यानी ट्रांसपिरेशन रेट घट जाएगा। ये पहला पार्ट है। एक कैटेगरी ऐसी है कि हम डायरेक्ट आपको बता देंगे, एग्जाम में इसी तरह पूछ लिया जाता है, अगर कहीं पर लीफ के ऊपर या किसी ऑर्गन के ऊपर थिक क्यूटिकल है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं भाई क्यूटिकल का काम ही होता है कि वो पानी को आर पार नहीं आने देता। दूसरा होता है संकन स्टोमेटा, मतलब जो स्टोमेटा है वो लीफ की सरफेस पर ना होकर लीफ के जो मीजोफिल टिश्यू है उसके अंदर धंस गया है, तो जब उसके अंदर धंस जाएगा तो लीफ के टिश्यू से छुपा लेंगे, तो उस पर से लॉस ऑफ वाटर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ हेयर, हम लोग जानते हैं आपके, हम लोग कई हेयर्स की बात कर चुके हैं, ट्राइकोम्स उसमें से एक है। कुछ ऐसे हेयर्स हैं जो स्टोमेटा को चारों तरफ से घेर लेंगे ताकि लॉस ऑफ वाटर कम हो पाए। तो चाहे थिक क्यूटिकल हो, संकन स्टोमेटा हो या प्रेजेंस ऑफ हेयर्स हो, ये तीनों कंडीशन क्या कॉज करते हैं, एक लाइन में आपको लिखना है, ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं यहाँ पढ़ना आप। अब हम लोग आते हैं अगले पार्ट की तरफ, यानी अगला जो इसका फैक्टर है वो है एजिंग ऑफ लीफ, यानी जो ट्रांसपायरिंग सरफेस है लीफ, उसकी अगर उम्र ज़्यादा हो गई, उसकी आयु ज़्यादा हो गई है, लीफ जो है वो उसकी एज ज़्यादा हो गई है, तो क्या होगा, कहते हैं जब एज ज़्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो लीफ की अगर एज ज़्यादा हो गई तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाता है, तो जब मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो अल्टीमेटली जो है वो कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उसका कम हो जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन क्या कोई भी है सब कम होता जाएगा। और लास्ट वाला फैक्टर कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था, और वो है पोजीशन ऑफ लीफ, लीफ की पोजीशन क्या है। पोजीशन ऑफ लीफ, अब देखिए लीफ की पोजीशन का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि लीफ प्लांट पे ऐसे सीधे लगी हुई है, यूं नहीं लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है सीधे, देखिए सीधे, मैं हाथ को देखिए सीधा खड़ी हुई, तो यानी कह सकते हैं कि हैंगिंग या वर्टिकल लीफ है, हैंगिंग या वर्टिकल लीफ, मतलब ये प्लांट एक्सिस है और इस पे लीफ ऐसे लगी हुई है वर्टिकल, या फिर ऐसे लगी हुई है हैंगिंग, या तो नीचे की तरफ डायरेक्टेड या ऊपर की तरफ डायरेक्टेड। तो ये हो जाएगी आपकी, ये तो हो गई हैंगिंग, और ये क्या हो गई वर्टिकल। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब ये सीधी होगी, चाहे नीचे की तरफ लटकी हुई हो या ऊपर की तरफ हो, तो इसका मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया जो है वो सनलाइट के लिए एक्सपोजर नहीं रखेगा, यानी सनलाइट की तरफ नहीं होगा। यानी जब आप किसी चीज़ को सीधा रखते हो, सनलाइट पड़ रही है, तो उसके मैक्सिमम सरफेस एरिया तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि वो सीधी खड़ी है। तो उस केस में क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सनलाइट मिल ही नहीं रही है सरफेस एरिया को अच्छे से। अब अगर लीफ हॉरिजॉन्टल है, उसका केस देखिए क्या है, मान लेते हैं ये प्लांट एक्सिस है और लीफ इस तरह से हॉरिजॉन्टल, तो फिर इसके अपर सरफेस को पूरी तरह से लाइट मिलेगी, तो ट्रांसपिरेशन रेट का क्या होगा, कहते हैं इस केस में ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा। ये सारे हमारे हो गए फैक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट इसमें है ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंसेस, ट्रांसपिरेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंसेस है, उसकी स्टडी करेंगे। अब आ गई बात ट्रांसपिरेशन के सिग्निफिकेंसेस की, ये सब आते हैं तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और कम लैंग्वेज में इसको लिखेंगे। हम पीछे वाटर एब्जॉर्प्शन में पढ़ा चुके हैं, एसेंट ऑफ सैप में पढ़ा चुके हैं कि जो एसेंट ऑफ सैप होता है, यानी पानी का रूट से स्टेम की तरफ चढ़ना, ये मेनली होता है ड्यू टू अ पुल कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। और ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, हम पीछे सारी चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो कहा ही जाता है कि ट्रांसपिरेशन का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि ट्रांसपिरेशन एक पुल जनरेट करता है, इस पुल के कारण प्लांट में पानी जड़ से तने की तरफ चढ़ जाता है, यानी जनरेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल
ट्रांसपिरेशन पुल, और ये क्या कहेंगे, कॉजेज एसेंट ऑफ सैप। पूरा डिटेल दे चुके हैं हम। दूसरा, हम लोग जो वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो दो तरह के पढ़े थे, एक एक्टिव दूसरा पैसिव। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली किसके कारण होता था, ट्रांसपिरेशन के कारण, जो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता था। तो दूसरा हो गया ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल इसके वजह से क्या है, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्टिव नहीं। याद करिए दो तरह के पढ़ाए थे, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट ये है कि जब एसेंट ऑफ सैप होता है तो उसके साथ साथ मिनरल्स भी जो हैं रूट से शूट की तरफ चढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब मिनरल्स का जो ट्रांसलोकेशन है, इट ऑल्सो अकर्स विद एसेंट ऑफ सैप, एंड एसेंट ऑफ सैप इज मेनली ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो तीसरा पॉइंट है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स occur along with ascent of sap। दूसरी बात, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर ट्रांसपिरेशन जब होता है तो वाटर पोटेंशियल जो है मीज़ोफिल सेल्स का कम हो जाता है। तो मीज़ोफिल सेल्स का जब वाटर पोटेंशियल कम होता है तो मीज़ोफिल सेल्स जो हैं वो लीफ के जाइलम चैनल से पानी को खींच लेते हैं और इसी पानी की मदद से फोटोसिंथेसिस कराते हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में भी किसका रोल है, ट्रांसपिरेशन। तो वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस is provided by transpiration। दूसरा ये है कि भाई जैसे हम लोग हैं, गर्मी में बाहर से आते हैं, पसीना निकल रहा है और पंखे के नीचे बैठ गए, तो जैसे जैसे पसीना सूखता है हमारी बॉडी ठंडी होती चली जाती है, कूलिंग इफेक्ट आता है। इसी तरह प्लांट्स का भी है कि जब ये लोग ट्रांसपिरेशन करते हैं और अपनी बॉडी से वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं तो इनकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, यानी कूलिंग इफेक्ट आता है। बिल्कुल जैसे हम लोगों में स्वेटिंग है, इन लोगों में ट्रांसपिरेशन है। तो अगला ये है कि कूलिंग ऑफ प्लांट, प्लांट को ठंडा रखने में मदद करता है, कूलिंग ऑफ प्लांट। कोई पूछे कितने डिग्री लगभग ठंडा कर देता है, कहते हैं 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर देता है प्लांट बॉडी को। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो बहुत सारे सेल्स में वाटर पोटेंशियल घटता है, तो वो एडजेसेंट सेल से पानी को खींच लेते हैं, और जब पानी को खींचते हैं अपने पानी को खींचते हैं सेल के अंदर, तो इसे एंडोस्मोसिस कहते हैं। एंडोस्मोसिस से हम आपको बता चुके हैं, कंडीशन आती है उसे कहते हैं टर्जिड कंडीशन। अब जो टर्जिड कंडीशन है वो बहुत ज़रूरी होती है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के शेप और स्ट्रक्चर को बनाने में। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन प्लांट के शेप और स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज मेंटेन्ड, ये भी मेंटेन्ड होता है। ये हो गया। अब क्या है, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है, कहा जाता है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ है। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा देखेंगे आप कि ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर कॉम्प्रोमाइज। इसको सही नहीं माना जा सकता। रीज़न ये है कि ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जब जो फोटोसिंथेसिस है, अगर किसी प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है, अगर किसी प्लांट को प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करनी है तो उस प्लांट में जो सेल्स हैं उन्हें टर्जिड होना पड़ेगा। दूसरी बात, और ये टर्जिडिटी कहाँ से आएगी, जब ट्रांसपिरेशन में पानी निकलेगा तो वो सेल एडजेसेंट सेल से पानी खींचेगा,
पानी खींचेगा तो टर्जिड हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस में कुछ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये मिनरल्स भी कब ऊपर चढ़ते हैं, हमने आपको बताया था कि मिनरल चढ़ते हैं अलॉन्ग विद एसेंट ऑफ सैप, और एसेंट ऑफ सैप कौन करा रहा है, ट्रांसपिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस सेल को टर्जिड बना, ट्रांसपिरेशन सेल को टर्जिड बनाता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है जो किसके काम आते हैं, फोटोसिंथेसिस के। दूसरी बात है कि कूल लीफ सरफेस, ऊपर दिखाया आपको कि अगर फोटोसिंथेसिस होना है तो लीफ सरफेस बहुत कूल होनी चाहिए, और लीफ सरफेस को कूल कौन कर पा रहा है, ट्रांसपिरेशन, तो यानी फोटोसिंथेसिस की मदद कर रहा है। अब पानी की बात आ जाए, भाई वो फोटोसिंथेसिस में एक रॉ मटेरियल है वाटर, और आप देख रहे हैं कि वाटर भी कहाँ से आ रहा है, एसेंट ऑफ सैप, और एसेंट ऑफ सैप कौन करा रहा है, ट्रांसपिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस के लिए टर्जिड सेल, मिनरल्स, कूल लीफ सरफेस और वाटर की रिक्वायरमेंट है, और सारी की सारी रिक्वायरमेंट किस प्रोसेस के सहारे पूरी हो रही है, ये हो रही है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो इसीलिए आप नहीं कह सकते कि ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर कॉम्प्रोमाइज। अब अगला पार्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा है, वो ये है, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो। ट्रांसपिरेशन रेशियो, अब ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या है वो देखिए। देखिए, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे मान लेते हैं ये लीफ है, ये हम लोग एक स्टोमेटा मान ले रहे हैं जो खुला पोर है। तो जब फोटोसिंथेसिस होना है तो स्टोमेटा को खुलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में चाहिए होती है CO2, और CO2 आती है एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट से CO2 को अंदर लेने के लिए स्टोमेटा को खोलना पड़ेगा। यानी लीफ को अगर फोटोसिंथेसिस करनी है तो उसे CO2 चाहिए, और CO2 कैसे मिलेगी, जब स्टोमेटा ओपन होगा। अब जब ये स्टोमेटा खोलेगा तो CO2 तो अंदर आएगी, लेकिन इसी स्टोमेटा के ज़रिए से पानी बाहर चला जाएगा, वो भी वाटर वेपर की फॉर्म में, यानी ट्रांसपिरेशन भी हो जाएगा। तो लीफ ने स्टोमेटा खोला था CO2 को अंदर लेने के लिए, लेकिन साथ साथ में साइड में क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन रेशियो का मतलब क्या है वो देखिए। कहते हैं कि प्लांट द्वारा एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, प्लांट द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को फोटोसिंथेसिस में फिक्स करने के लिए जितने वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है, यही वाटर मॉलिक्यूल्स जिनका लॉस हुआ, इनकी संख्या कहलाती है ट्रांसपिरेशन रेशियो। यानी प्लांट द्वारा एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फोटोसिंथेसिस में लगाने के लिए जितने वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हो जाता है, उतने वाटर मॉलिक्यूल कहलाते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल एक प्लांट का लेते हैं, अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा में ट्रांसपिरेशन रेशियो होता है 900। अब इसका मतलब क्या है कि अगर अल्फा अल्फा प्लांट एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को अंदर लेना चाहे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को अंदर लेने में जितना समय लगेगा, उतने समय में लीफ के अंदर से 900 मॉलिक्यूल्स पानी के बाहर निकल जाएंगे। ये मतलब है इसका। अगला देखिए, C3 प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन रेशियो होता है 600। मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना है तो कितने पानी बाहर भाग जाएंगे, 600। नेक्स्ट है C4 प्लांट। C4 में देखिए आप, C4 की बड़ी तारीफ होती है फोटोसिंथेसिस में, आप सुनेंगे। ट्रांसपिरेशन रेशियो 300 है। मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, 300। इसके बाद एक कैटेगरी और हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, कैम प्लांट, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स। ये इसमें ट्रांसपिरेशन रेशियो आता है 50।
मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड को अगर अंदर लेना है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल का नुकसान हो जाएगा? कहते हैं लगभग कितने का हो जाएगा? लगभग नुकसान हो जाएगा 50 का। तो सबसे कम नुकसान कहाँ पर है? ये, इसीलिए सबसे एफिशिएंट प्लांट्स यही कहलाते हैं। अब इनके एक एक उदाहरण भी लिख लिए जाए C3 C4 का, ताकि आपको याद रहे, इस नाम से पूछ लिया तो। C3 के लिए एक एग्जाम्पल याद रखिए यहाँ जोड़ने पर, राइस चावल। C4 के लिए याद रखिए मेज़ यानी मक्का। और कैम प्लांट के लिए नागफनी दैट इज़ ओपेंशिया। जो कैम प्लांट्स होते हैं जिसमें ओपेंशिया आ रहा है, जानते हैं इसमें स्टोमेटा ऐसे होते हैं जो दिन में नहीं खुलते, रात में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं। और आपको पता है कि ऐसे स्टोमेटा जो रात में खुलें और दिन में बंद हो जाएं, उन्हें कहा जाता है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। यूजुअली कैसे होते हैं स्टोमेटा के दिन में खुलते रात में बंद हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं फोटो एक्टिव। तो कैम प्लांट में स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। यहाँ पर स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होता है। मतलब कब खुलेगा ये? रात में। कब बंद होगा? दिन में। लास्ट टॉपिक इसमें है ट्रांसपिरेशन इनहिबिटर्स। ऐसी एंटिटीज़ जिनसे ट्रांसपिरेशन का रेट कम किया जा सके, उन्हें आप कहते हैं ट्रांसपिरेशन इनहिबिटर्स। अब इसमें पहले आते हैं। अब हम पहले उन ऐसे ट्रांसपिरेशन इनहिबिटर्स का बात करेंगे जो प्लांट में ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करते हैं बाय अफेक्टिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट। यानी प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ही पूरा परिवर्तित कर देंगे और उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देंगे। इसमें नाम देखिए किस किस का आता है। यानी पहले हम लोग साइड में देख लेते हैं कुछ ऐसे इनहिबिटर जो मेटाबॉलिक हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ करके करते हैं। उसमें पहला नाम आता है ABA। तो अभी तो पढ़ ही चुके हैं, एब्सिसिक एसिड। आप जानते हैं ये ई फ्लक्स कराता है पोटेशियम आयन का, और ई फ्लक्स कराएगा तो अल्टीमेटली स्टोमेटा क्लोज कर जाएगा, ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होगा? घट जाएगा। यही पढ़ा है हम लोगों ने। दूसरा एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जो पूछा जाता है PMA। PMA का नाम लिखिए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट जो है ये एक ट्रांसपिरेशन इनहिबिटर है जो प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कर देता है बाय डिक्रीजिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि PMA जो है ये ट्रांसपिरेशन इनहिबिटर तो है, साथ साथ में PMA जो है ये एक प्रकार का फंजीसाइड भी है। यानी ये फंगस को मार देता है, किल कर देता है, फंजीसाइड भी है। अब और थोड़े से मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स का नाम देख लें। एक है CO2 और एक है एक मेडिसिन जिसको हम लोग कहते हैं एस्पिरिन। तो एस्पिरिन भी एक ट्रांसपिरेशन इनहिबिटर है। अब हम लोग चलते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल्स पे जो ट्रांसपिरेशन के रेट को डिक्रीज़ तो करते हैं लेकिन प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करते। इसके लिए हम पहले एक लीफ का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब ये लीफ है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा होंगे, उसी स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है। अब क्या कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उसे लीफ पे स्प्रे कर दें तो वो लीफ के सरफेस के चारों तरफ एक कोटिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं, एक फिल्म बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं। अब ये लेयर ऐसी होती है जो पानी को अपने आर पार नहीं आने जाने देती। लेकिन इस लेयर की एक खासियत ये भी है कि ये पानी को तो आर पार नहीं आने जाने देगी, लेकिन ये रेस्पिरेशन में रिलीज्ड O2 को बाहर जाने देगी और फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड CO2 को एनवायरनमेंट से अंदर आने देगी। तो गैसेस के लिए ये किसी प्रकार का कोई अवरोध या ऑब्स्टेकल पैदा नहीं करता, बस ये पानी को बाहर जाने से रोक लेता है। तो पानी, जैसे ये वाटर की बात करें कि ये वाटर बाहर जा रहा है, कहते हैं वाटर को बाहर नहीं जाने देगा, बाकी O2 को बाहर जाने देगा और CO2 को अंदर आने देगा, वाटर को बाहर जाने से रोक लेगा। इसे कहते हैं फिल्म फॉर्मिंग। यानी ऐसे ट्रांसपिरेशन इनहिबिटर्स जो एक लेयर, एक कवच बना देते हैं लीफ के ऊपर और पानी को बाहर जाने से रोकते हैं। इनके उदाहरण देखिए। इनके उदाहरण हैं लो विस्कोसिटी वैक्सेस, लो विस्कोसिटी वैक्सेस, मोम।
दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस है सिलिकन, सिलिकन इमल्शन। इमल्शन केमिस्ट्री वाले खूब जानते हैं, कोलॉइडल में पढ़े रहते हैं हम लोग। और लास्ट है कलरलेस रेजिन्स, स्पेस कम है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लिख लें, कलरलेस रेजिन्स, RESINS। ये पार्ट हमारा हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक प्रोसेस जिसको कहा जाता है गटेशन। थैंक यू।